हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस कैरियर लॉन्चर में। जैसा कि हम लोगों ने अपने ऑफलाइन बैच में चैप्टर 10 हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन का ऑब्जेक्टिव टेस्ट कराया था, जिसमें 30 क्वेश्चन थे, जिनका आंसर आज मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। और ये अपने आप में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहता है। इस साल के बैच में अगर देखा जाए, जो 2023 का एग्जाम था, उसके अंदर से इस सारे क्वेश्चन से 3 से 4 हूबहू लड़े थे। तो अगर इसे आप इन फ्यूचर 2024 के लिए भी करते हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम अपना टॉपिक, जो कि ऑब्जेक्टिव है, जो हम लोगों ने ऑफलाइन में किया हुआ था। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वो पहला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया आर, जो कि सिल्वर एसीटेट के रूप में है, ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है। तो दिया हुआ है कि एल्काइल ब्रोमाइड बनता है, सिल्वर ब्रोमाइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या इस अभिक्रिया का नाम स्वार्ट्स अभिक्रिया होगा, हंस डीकर होगा कि डार्जन होगा? तो अगर मैं बात करूं स्वार्ट्स अभिक्रिया की, तो ये इकलौता ऐसा है जो केवल और केवल एल्काइल फ्लोराइड के लिए आता है। यानी कि जब आपको फ्लोराइड बनाना होगा तो आप स्वार्ट्स अभिक्रिया करते हुए नजर आओगे। डार्जन अभिक्रिया होता है जो केवल और केवल क्लोराइड के लिए होता है, केवल और केवल क्लोराइड के लिए। इसका मतलब है कि इसमें से जो यह अभिक्रिया दी हुई है, वो अभिक्रिया है हंस डीकर अभिक्रिया, जो ब्रोमीन के लिए बनता है और केवल ब्रोमीन इसके साथ अच्छी उपलब्धि में पाई जाती है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका क्वथनांक अधिक होगा? अगर मैं बात करूं क्वथनांक और द्रवणांक की, तो एक आता है टॉपिक जिसके अंदर बताया जाता है कि कोई भी यौगिक, यानी कि जो हम एल्काइल हैलाइड और एल्काइल एरीन पढ़ने वाले थे, तो उसके अंदर एल्काइल हैलाइड का क्वथनांक और द्रवणांक उसके अणु भार के समानुपातिक होता है। मतलब जिस यौगिक का अणु भार जितना अधिक होगा, उसका क्वथनांक और द्रवणांक भी उतना अधिक होगा। अगर आप इसमें देखिएगा तो हर जगह CH3 आपको दिखाई देगा, यानी कि यहां से CH3 तो सबके समान है। उसके बाद आपको दिखाई देगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब यहां पे हमें समझना है कि किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। तो अगर मैं बात करूं आवर्त सारणी की, तो ऊपर से नीचे जाने पर आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ता है। तो अगर मैं बात करूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, तो सबसे नीचे आयोडीन पाया जाएगा। इसका मतलब है कि इसका परमाणु द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मिथाइल आयोडाइड, जिसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। उसके बाद कह रहा है कि निम्न में से कौन अग्निशामक के रूप में इस्तेमाल होता है? तो बेटा आप लोग याद रखिएगा हमेशा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 एक ऐसा यौगिक है पूरे एल्काइल हैलाइड में जो अग्निशामक, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब आग बुझाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की यहां पे दे दिया हुआ है कि इस अभिक्रिया में उत्पाद क्या बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यह अभिक्रिया अल्कोहल का फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ है। मतलब कि ये एल्काइल हैलाइड बनाने की एक विधि में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, जिसमें अल्कोहल को क्लोरीन क्या कर देता है? प्रतिस्थापित कर देता है, रिप्लेस कर देता है। तो अगर आप देखिएगा ध्यान से, तो CH3, CH2 और OH हटकर वहां पे लग जाएगा Cl, यानी कि बनेगा इथाइल क्लोराइड। अब आपको देख लेना है कि इथाइल क्लोराइड कहां पर है। तो यहां पे इथाइल क्लोराइड नहीं, 3 कार्बन है, यहां पे 2 कार्बन है, लेकिन इसकी वैलेंसी अलग है। यहां पे बन रहा है इथाइल क्लोराइड, यानी चौथा का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि मीथेन को क्लोरीन के अधिकय की उपस्थिति में अगर हम अपक्रिया कराएंगे तो क्या होगा। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजनीकरण की एक प्रक्रिया होती है, जिसके अंदर अगर क्लोरीन अधिकय उस उपस्थिति में हो तो अभिक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि एल्केन का हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। मतलब यहां पे 4 गो हाइड्रोजन है, तो चारों का चारों हाइड्रोजन निकल जाएगा और उसके जगह पे 4 क्या चला जाएगा? क्लोरीन चला जाएगा। तो यानी कि अगर मैं 4 हाइड्रोजन हटाकर 4 क्लोरीन लिखूं तो यही हमारा यौगिक बनता हुआ नजर आएगा, जिसको कार्बन टेट्राक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी।
अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एस्टर की इकाई है? तो मैंने बताया था कि एस्टर व्युत्पन्न होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। वैसे एस्टर नहीं, बहुत सारे होते हैं जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न होते हैं, तो उसको इस बार फिर समझ लेंगे कि C+OH ये होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर यहां से मैं OH को हटाकर इसके जगह पर R जोड़ दूं तो हमारा बन जाता है एस्टर, यानी कि COOR, ये बन जाता है हमारा एस्टर। तो अब देखेंगे कि इसमें COR कहां पे है, तो ऑप्शन डी है हमारा, जो कि क्या है, एस्टर की इकाई है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न कि यह अभिक्रिया दिया हुआ है मिथाइल ब्रोमाइड के साथ KCN का, तो क्या बनेगा? अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो एल्काइल हैलाइड का रासायनिक गुण में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जिसके अंदर KCN वो नाभिक रागी है जिससे CN प्रोवाइड होता है, और यहां से Br हटकर CH3 में जुड़ जाएगा, यानी कि CH3CN मिथाइल साइनाइड बनेगा। तब आपको देख लेना है कि CH3CN कहां पे है, तो राइट अब आंसर हो जाएगा A, CH3CN मिथाइल साइनाइड। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अल्कोहल का सल्फ्यूराइल क्लोराइड के साथ, डार्जन्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, डार्जन्स विधि। तो अल्कोहल का सल्फ्यूराइल क्लोराइड के साथ क्लोरीन का प्रतिस्थापन होता है, मतलब अल्कोहल हट जाएगा और इसके जगह पर क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन। यानी 2 कार्बन का है तो CH3CH2 और यहां पे लग जाएगा क्लोरीन। अब ये देख लेना है कि यहां पे राइट आंसर कहां है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B, CH3CH2Cl। अगला क्वेश्चन है आपका कि अगर मैं CH3CN प्लस सांद्र HCl और NaOH के साथ अभिक्रिया कराऊं तो क्या बनता है? यह अभिक्रिया आपके बोर्ड में तो नहीं है, लेकिन ये बोर्ड में पूछ देता है, क्योंकि रूपांतर में बहुत ज्यादा ये यूज होता है। ये बताया गया था कि साइनाइड के साथ सांद्र HCl की अभिक्रिया हमेशा एसिटिक अम्ल देती है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न बनाता है। जितना कार्बन लीजिएगा उतने कार्बन का आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। तो यहां पे अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक अम्ल को एसिटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा B, एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन दिया है कि इसका साधारण नाम क्या होगा, तो वो चलिए देख लेते हैं। C पर लगा हुआ है 3 गो मिथाइल वर्ग, C पर लगा है 3 गो मिथाइल वर्ग और इससे लगा है ब्रोमीन। इसका मतलब यह है कि ये C जो आपको दिख रहा है वो टर्सरी कार्बन दिख रहा है। 3 कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन को कहा जाता है तृतीयक कार्बन। तो 3 कार्बन है, टोटल मिला के 4 कार्बन बन जाते हैं, तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन दिया है कि इसका नाम क्या होगा, तो अगर इस यौगिक को आप नोटिस आउट करोगे तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन से एक हेलाइड लगा हुआ है, और डबल बॉन्ड कार्बन से हेलाइड का लगना बिनाइलिक होता है, बिनाइल होता है। तो अब देख लीजिए कि डबल बॉन्ड कार्बन से क्लोरीन लगा है, तो बिनाइल क्लोराइड कहां है, तो ऑप्शन है B, बिनाइल क्लोराइड, यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि एल्काइल हैलाइड को किसे बनाने में प्रयोग किया जाता है, मतलब किस किस से एल्काइल हैलाइड बनाया जा सकता है। अगर एल्काइल हैलाइड की विरचन आपने बनाने की विधि पढ़ा होगा तो सबसे पहला विधि ही पढ़ा होगा एल्केन से, मतलब एल्केन से भी हम एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। दूसरा एल्कीन से, हाँ एल्कीन से भी हम एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। तीसरा अल्कोहल, तो हाँ हम अल्कोहल से भी एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन डी था, जहां पे सभी होना चाहिए था, जहां पे सभी होना चाहिए था, तो यहाँ पे सभी है। इसका मतलब राइट आंसर डी सभी होगा। अगर जिस बच्चे ने C, A, B सब मारा है तो सारा सही ही है, अदरवाइज यहाँ कोई नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए सभी, यानी डी के ऑप्शन में आपको लिखना पड़ेगा सभी, और इसका राइट आंसर वही होगा ऑप्शन डी। कह रहा निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। देखिए मैंने बताया भी होगा कि अभिकर्मक 3 तरह के होते हैं, नाभिक रागी, इलेक्ट्रॉन स्नेही और मुक्त मूलक। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही के बारे में बात किया है, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। अगर मैं जल की बात करूं और अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया में भी आप लोगों ने देखा होगा कि नाइट्रोजन पर 2 गो इलेक्ट्रॉन होता है, और वाटर है तो ऑक्सीजन के पास तो 2 गो एकांकीय युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इनके पास तो इलेक्ट्रॉन है। अगर इनके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन से नहीं ना होकर नाभिक रागी होंगे, यानी कि BF3। तो हाँ बोरॉन के पास कोई इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन से नहीं बन जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका A। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा।
मैंने बताया था कि क्वथनांक और द्रवणांक जो होता है किसी भी यौगिक के अणु भार के समानुपातिक होता है। तो अगर इसको आप नोटिस कीजिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, सबका अणु भार समान है, सबका अणु भार समान है। तब जब सबका अणु भार समान हो जाता है तो फिर मैंने वहां पे बताया था कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देखिएगा। तो प्राथमिक एल्काइल हैलाइड जहां दिखाई देगा उसका क्वथनांक और द्रवणांक सभी यौगिकों की तुलना में अधिक होगा। तो यहां पे अगर नोटिस आउट कीजिएगा तो ऑप्शन बी जो है वो प्राथमिक है, ऑप्शन बी जो है वो प्राथमिक है। तो यहां से आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रेशमिक मिश्रण देगा? मैंने बताया था कि रेशमिक मिश्रण देने के लिए जो सबसे जिम्मेवार कार्बन होता है उसका नाम होता है कायरल कार्बन। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कायरल कार्बन। अगर मैं बात करूं कायरल कार्बन की, तो कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिससे सभी वर्ग अलग अलग लगे हों, सभी वर्ग अलग अलग लगे हों। मतलब 4 गो अगर इससे जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन से चारों का चारों वर्ग क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। उसी कार्बन को कहा जाता है कायरल कार्बन। अगर ऐसा कार्बन कहीं दिखाई दे दिया तो वो 110% रेशमिक मिश्रण देगा, रेसिमाइजेशन दिखाएगा। तो अब हमको इसमें ढूंढना है कि कहां पर सभी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो यहां पे CH3, BR, H चारों के चारों अलग हैं। यहाँ पे मैं बात करूँ तो 2 सेम हो जा रहा है, मिथाइल मिथाइल सेम हो जा रहा है। यहाँ पे इथाइल इथाइल सेम हो जा रहा है, इसके ऊपर इथाइल कार्बन 2 गो मिथाइल ग्रुप हो जा रहा है। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, राइट आंसर हो जाएगा ए, जिसमें सभी के सभी वर्ग अलग अलग लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मोनोहाइलोजन एल्कोहलिक KOH के साथ, मोनोहाइलोजन का मतलब होता है कि जिस ऐसा एल्काइल हैलाइड जिसमें हाइलोजन की संख्या 1 हो, और ऐसे के लिए अगर एल्कोहलिक KOH होता है तो याद कीजिए उस अभिक्रिया का नाम होता था विलोपन अभिक्रिया, या जिसको हम बोलते थे बिहाइड्रोहाइलोजनीकरण, जिसके अंदर से हाइड्रोजन और हाइलोजन दोनों निकलते थे और एकल बंध के जगह डबल बंध, द्वि बंध बनता था। मतलब ये तो कंफर्म है कि अगर एल्केन लिए होंगे तो एल्कीन बन जाएगा। तो कह रहा है कि मोनोहाइलोजन एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करके देता है तो क्या देगा? एल्कीन देगा, यानी कि 2 गो डबल बंध बन जाएगा, 1 डबल बॉन्ड खत्म होकर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक एल्काइल हैलाइड की क्या प्राथमिकता होगी? तो प्राथमिक एल्काइल हैलाइड यानी कि जिसमें 1 डिग्री हो। और याद कीजिए SN1 अभिक्रिया वो होता है जिसके अंदर मध्य अवस्था कार्बोकैटायन बनते हैं। तो कार्बोकैटायन बनता है तो उसकी अस्थाई तो होती है 3 डिग्री, सबसे बेहतर 3 डिग्री, उसके बाद आता है 2 डिग्री, उसके बाद आता है 1 डिग्री। मतलब इधर से इधर हम जाएंगे तो हमारा, या इधर से इधर की तरफ जाएंगे, 2 तरफ है, 1 से 3 के तरफ, 3 से 1 के तरफ। तो 3 से 1 जाएंगे मतलब घटेगा, तो घटेगा तो वो कार्बोकैटायन नहीं हो सकता है। मतलब 1 की तरफ जाएंगे तो ये SN2 बन जाएगा, और 1 से 3 तरफ जाएंगे तो SN1 बन जाएगा। मतलब कि जो 1 डिग्री को प्राथमिकता देता हो वो क्या कहलाता है? SN2 कहलाता है। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी SN2। याद कीजिए कि SN1 में मध्य अवस्था कार्बोकैटायन बनते हैं। अगर कार्बोकैटायन बनता है तो सबसे बेहतर कौन होगा? प्राथमिक या तृतीयक? तो सबसे बेहतर तृतीयक होगा। और क्वेश्चन में पूछा है प्राथमिक का क्या होगा? अगर प्राथमिक है तो वो SN2 है, SN1 कभी नहीं हो सकता। चलिए अगला क्वेश्चन है, SN1 अभिक्रिया में मध्य अवस्था बनता है। ये तो अब तक याद हो चुका होगा कि SN1 में कार्बोकैटायन मध्य अवस्था बनता है। अगला क्वेश्चन है, एल्कीन निम्न में से कौन अभिक्रिया देता है? तो कौन कौन सी? क्या वो योगात्मक देता है, क्या वो प्रतिस्थापित देता है, कि दोनों देता है, कि कोई एक देता है? चलिए आइए देख लेते हैं इसको क्या देता है। अगर एल्कीन की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा CH2 प्लस Br2 का रिएक्शन CCl4 के उपस्थिति में, तो ये ब्रोमीन दोनों पर जाकर जुड़ता था, ब्रोमीन दोनों पर जुड़ेगा। मतलब CH2 पर भी ब्रोमीन जुड़ेगा और इस CH2 पर भी ब्रोमीन जुड़ेगा। मतलब ये क्या बना लिया? योगात्मक बना लिया, दोनों पे जाकर जुड़ गया। यानी कि हाँ, एल्कीन में योगात्मक होता है। अगर मैं बात करूं प्रतिस्थापित का तो याद कीजिए CH2 CH3 डबल
CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस Cl2 उच्च ताप एलाइलिक विस्थापन। याद कीजिए कि Cl यहां पे जाता था और यहां से हाइड्रोजन हटता था, मतलब एल्कीन तो वैसा का वैसा रहता था, लेकिन यहां पर एक क्लोरीन जुड़ जाता था, प्रतिस्थापित हो जाता था। मतलब एल्कीन के अंदर योगात्मक भी होता है और प्रतिस्थापित भी होता है, मतलब कि दोनों का दोनों होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि दोनों बनते हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि श्रृंखलन की प्रवृत्ति किसमें अधिक पाई जाती है। वो आप लोगों ने अगर नोमेनक्लेचर देखा होगा, नामकरण देखा होगा, तो कार्बन एक साथ 10-10 गो 15-15 गो जुड़ता है। मतलब श्रृंखलन वो प्रवृत्ति कहलाती है जो अपने आप से जुड़ सके। तो कार्बन के अलावे दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जो इससे बेहतर प्रवृत्ति दिखा सके, तो कार्बन वो है जो श्रृंखलन की प्रवृत्ति सबसे अधिक दिखलाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से उच्च ताप पर क्लोरीन का प्रतिस्थापन, देखिए अभी वही क्वेश्चन आया, उच्च ताप पर क्लोरीन का प्रतिस्थापन होता है। याद कीजिए एलाइलिक विस्थापन अभिक्रिया, तो हमारा काम बन जाता है एलाइलिक को ढूंढना। डबल बॉन्ड के बाद कार्बन है, ये नहीं है, डबल बॉन्ड के बाद कार्बन है, ये नहीं है, डबल बॉन्ड के बाद कार्बन है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन दिया है कि यौगिक का नाम बताइए। मैंने बोला भी था कि ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। CH2Cl2, तो इसका नाम होता है मिथाइलिन क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है। मैंने बोला था कि आप लोग बचपन में जब रहे होंगे तो देखते होंगे कि ललकी दवाई लगाया जाता था आपके घाव पर, कट जाए छिल जाए तो वहां पे ललकी दवाई लगाया जाता था ताकि उसमें कहीं से कीटाणु न जाए। एंटीसेप्टिक का काम करता था वो इसलिए करता था क्योंकि आयोडीन की एक प्रवृत्ति होती है जो आसानी से मुक्त हो जाती है, यानी आयोडीन का मुक्त होकर निकलना वो जिम्मेवार होता था एंटीसेप्टिक होने का, जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आयोडीन का मुक्त होकर निकलना। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने के लिए ईथर में Mg डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया किया जाता है। तो बहुआ ये है आपका एल्काइल हैलाइड का रासायनिक गुण, जिसके अंदर हम लोगों ने 3 बातें पढ़ते हैं। एक धातु के साथ अभिक्रिया, दूसरा विलोपन अभिक्रिया, तीसरा नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो धातु के साथ अभिक्रिया जब एल्काइल हैलाइड को Mg के साथ शुष्क ईथर में करते हो तो आपका बनता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX। तो अब देख लीजिए क्या कहीं पे ऐसा दिखाई दे रहा है, तो RMgX, तो Mg तो है ही है, हमें RX देखना है, तो यहां पे है वो RX इथाइल क्लोराइड, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है, एल्काइल हैलाइड और सोडियम धातु के बीच की अभिक्रिया कहलाती है। धातु के साथ ऊर्ज अभिक्रिया आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें कि द्वितीय मैंने दुगना कार्बन का प्रोडक्ट बनता था, उत्पाद बनता था। 1 कार्बन लीजिएगा 2 कार्बन का एल्केन बनेगा, 2 कार्बन लीजिएगा 4 कार्बन का एल्केन बनेगा, है ना, ऐसे करके यहां पर बनते थे, तो उसका नाम होता था ऊर्ज अभिक्रिया। तो ये क्वेश्चन है जो आपका आंसर हो जाएगा बी, ऊर्ज अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होता है। यह मैंने बताया था कि द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब होता है किसी यौगिक पर आवेश का आ जाना, और यौगिक पर आवेश आता कैसे है, तो जब बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों से वो जुड़ेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन को वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसके साथ उसके ऊपर ध्रुवणता बढ़ जाती है। तो इस केस में हमने फ्लोरीन और क्लोरीन को मेजर किया था, फ्लोरीन और क्लोरीन को मेजर किया था, तो फ्लोरीन थोड़ा सा अस्थायी हो गया था इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद, लेकिन क्लोरीन अस्थायी नहीं हुआ था आकार का बड़ा होने की वजह से। इसलिए मैंने वहां पे बोला था कि क्लोरीन वाले का द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक होगा, क्योंकि उसका आकार ज्यादा होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपने पास रख सकता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, मिथाइल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन दिया है कि इसमें HCl का उत्पाद क्या होगा। देख लीजिए, अगर एल्कीन को आप देखे होंगे तो HCl का उत्पाद मार्कोनिफ नियम का फॉलो होगा। अब आपको मार्कोनिफ नियम देखना कि होता क्या है। तो मार्कोनिफ नियम में कहता है कि क्लोरीन उस कार्बन में एल्कीन के उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम रही होगी। तो अगर मैं इसकी चर्चा करूं, यहां पर एल्कीन को नोटिस आउट करूं, तो दोनों कार्बन पर, ये एल्कीन वाले में एक कार्बन पर 1 हाइड्रोजन है और एक कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है। मतलब यहां से हाइड्रोजन क्लोरीन उस कार्बन से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम रहेगी, यानी बीच वाले से जुड़ेगा। तो उत्पाद हमारा बनेगा CH3CHCl
CH3 ये उत्पाद बनेगा, यानी बीच वाले कार्बन पे हमें क्लोरीन को जोड़ते हुए देखना है। तो यहां पे है वो जो बीच वाले कार्बन पे क्लोरीन जुड़ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन मुख्य उत्पाद की अभिक्रिया है। याद कीजिए, जब मैंने क्लोरोफॉर्म का उपयोग बताया था तो मैंने ये बताया था कि आज के जमाने में इसे इसलिए नहीं यूज किया जा रहा है क्योंकि ये जो हमारा क्लोरोफॉर्म है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सबसे खतरनाक फॉस्जीन गैस का निर्माण कर दे रहा है, फॉस्जीन गैस का। तो ये है वो फॉस्जीन गैस जो कि महत्वपूर्ण मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉस्जीन गैस। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा एल्केन ऊर्जा अभिक्रिया के द्वारा उत्तम अवस्था में नहीं बनाया जा सकता। तो याद रखिए कि ऊर्जा अभिक्रिया में हमेशा सम संख्या वाले कार्बन का उत्तम अवस्था होता है। मतलब 1 है तो 2, 2 है तो 4, 4 है तो 8, 7 नहीं बनेगा, 5 नहीं बनेगा, बनता है ना, बनने का उत्पाद में बनता है, लेकिन उसकी अवस्था, उसकी उपलब्धि उत्तम नहीं होती। तो अब यहां पे देखेंगे ब्यूटेन 4 कार्बन का है, सम संख्या मतलब बेहतर बन सकता है। हेक्सेन 6 कार्बन का है, मतलब सम संख्या बेहतर बन सकता है। हेप्टेन 7 कार्बन का है, बनने को तो बनेगा लेकिन उत्तम नहीं बनेगा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मल हेप्टेन। अगला क्वेश्चन है जो आपका वो है कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया। तो चलिए बेंजीन ले लेते हैं हम पहले, और बेंजीन के ऊपर लगा देते हैं क्लोरीन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ। बेटा वही है ऊर्जा अभिक्रिया वाला, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में डाइफेनाइल देता है। बेंजीन 2 बेंजीन बन जाएगा, बेंजीन 2 बेंजीन बन जाएगा। तो डाइफेनाइल उसका नाम होता है फिटिंग अभिक्रिया, नेमिंग अभिक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिटिंग अभिक्रिया। तो ये रहा जो कि ऑफलाइन में हम लोगों ने जो एग्जाम कंडक्ट किए रहे थे उसके आंसर्स, जो आप लोग मिला के खुद ब खुद चेक कर सकते हो कि क्या रहा आपका स्कोर। वैसे तो ऑफलाइन क्लास में बताया ही जाएगा। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में, और तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और सबसे बड़ी चीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें। वो हमें मोटिवेट करता है ताकि हम आप लोगों के लिए और वीडियो ला सकें। थैंक यू सो मच।